क्या हो जब एक विशाल साम्राज्य बस धूल में मिल जाए और फिर उसी की राख से एक बिल्कुल नए देश का जन्म हो। आज हम तुर्की के बनने की यही जबरदस्त कहानी जानने वाले हैं। तो चलिए इतिहास के पन्नों को जरा पलट कर देखते हैं। जरा सोचिए, एक वक्त था जब ऑटोमन साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। लेकिन 19वीं सदी आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि लोग उसे यूरोप का मरीज कहने लगे। मतलब एक ऐसा मरीज जिसकी हालत लगातार गिरती जा रही थी। पर ऐसा हुआ क्यों? आइए जानते हैं। तो सवाल ये है कि इस मरीज को आखिर बीमारी क्या थी। असल में ऑटोमन साम्राज्य न अंदर से ठीक था न बाहर से। उसे चारों तरफ से चुनौतियां घेरे हुए थीं। चलिए इसकी जड़ों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाना कोई मजाक नहीं था। ये उस समय की कड़वी हकीकत थी। लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही करीब होती है। तो इसी मुश्किल दौर में बदलाव की एक चिंगारी भी सुलग रही थी। लोग अब एक नई सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस अंधेरे में ना दो रास्ते सामने आए। एक तरफ थे सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय, जो पैन इस्लामिज्म यानी धर्म के नाम पर साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ 1908 में शुरू हुआ यंग तुर्क मूवमेंट। ये वो लोग थे जो कहते थे कि पुराने तौर तरीके अब नहीं चलेंगे, हमें एक मॉडर्न देश बनाना होगा। ये दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। और जब देश को एक लीडर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब एंट्री हुई मुस्तफा कमाल पाशा की। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो एक ऐसा तूफान थे जो तुर्की का नक्शा और उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाला था। बाद में उन्हें सिर्फ एक नाम नहीं मिला, बल्कि एक पहचान मिली, अतातुर्क। इसका मतलब है तुर्कों का पिता। और उन्होंने इस नाम को पूरी तरह से सच साबित कर दिखाया, क्योंकि उन्होंने एक टूटे बिखरे साम्राज्य की जगह एक नए और मजबूत देश की नींव रखी। तो आखिर कौन थे ये मुस्तफा कमाल? 19 मई 1881 को पैदा हुए एक ऐसे शख्स जिनकी रगों में मानो बगावत और बदलाव का खून दौड़ता था। उन्होंने एकता और प्रगति समिति जैसे क्रांतिकारी गुटों से प्रेरणा ली और देखते ही देखते 1919 तक वो पूरे देश के नेता के तौर पर उभर कर सामने आ गए। लेकिन सियासत में आने से पहले उन्होंने जंग के मैदान में अपना लोहा मनवाया था। गलीपोली की लड़ाई में उन्होंने जो कमाल की बहादुरी दिखाई, उसने उन्हें रातों रात पूरे देश का हीरो बना दिया। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये उनके आने वाले कल का एक साफ ऐलान था। मुस्तफा कमाल पाशा गुलामी की शर्तों पर समझौता करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने 1920 की सेव्र की संधि को मानने से साफ इनकार कर दिया, वो संधि जो तुर्की को टुकड़ों में बांट रही थी। उन्होंने लड़ाई लड़ी और फिर 1923 में लौज़ान की संधि पर दस्तखत करवाए, जिसने तुर्की को एक आज़ाद और ताकतवर देश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर वापस खड़ा कर दिया। अब यहाँ से कहानी बहुत तेज रफ्तार पकड़ती है। अगले 18 महीने तुर्की के इतिहास में एक भूचाल लाने वाले थे। सोचिए, सिर्फ 1.5 साल के अंदर सदियों पुराना साम्राज्य खत्म और एक नए गणतंत्र ने जन्म लिया। ये तारीखें गवाह हैं कि ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ। 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की एक गणतंत्र बना। कुछ ही महीने बाद 3 मार्च 1924 को सदियों पुरानी खिलाफत यानी धार्मिक शासन को खत्म कर दिया गया और 20 अप्रैल 1924 तक तो देश को एक नया मॉडर्न संविधान भी मिल चुका था। ये किसी राजनीतिक सुनामी से कम नहीं था। और इस नए देश की कमान किसने संभाली? जाहिर है खुद मुस्तफा कमाल पाशा ने। वो तुर्की के पहले राष्ट्रपति बने और उन्होंने रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी बनाकर देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का जिम्मा उठाया। लेकिन रुकिए, कमाल पाशा का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अरे, सिर्फ सरकार बदलना काफी नहीं था, उन्हें तो पूरे समाज को बदलना था। लोगों की सोच, उनकी आदतें, उनकी भाषा, देश की अर्थव्यवस्था, सब कुछ। और ये इस क्रांति का शायद सबसे मुश्किल हिस्सा था। अतातुर्क ने एक एक करके पुरानी हर चीज को बदलना शुरू कर दिया। इस्तांबुल में मेडिकल कॉलेज खोले, फिर 1925 में पूरी दुनिया के साथ चलने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया। 1932 में तुर्की भाषा को आसान बनाया और 1933 में देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। और सबसे बड़ा कदम 1924 में उन्होंने तुर्की को एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया। ये बदलाव सिर्फ कागजों तक नहीं रहे, ये लोगों की सड़कों और घरों तक पहुंच गए। इस्तांबुल शहर का पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल बदलकर एक नई पहचान दी गई
और 1925 में तो पहनावे पर भी कानून बनाए गए। महिलाओं के बुर्के और पुरुषों की पारंपरिक टोपी पर पाबंदी लगा दी गई। ये सब लोगों को एक मॉडर्न पहचान देने की कोशिश थी। 1938 में वो शख्स दुनिया से चला गया जिसने तुर्की को एक नई जिंदगी दी थी। कमाल पाशा नहीं रहे, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। उन्होंने सच में यूरोप के मरीज को एक सेहतमंद और ताकतवर देश बना दिया था। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या सिर्फ एक इंसान की जिद और विजन से एक पूरे देश को इतनी तेजी से, इतनी जड़ से बदला जा सकता है? और जब बदलाव ऊपर से थोपा जाता है तो उसकी विरासत क्या होती है? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है।